प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं पाठ नंबर 15 की। जो अंक भार के आधार पर देखा जाए तो 4 अंक आता है हमारे बोर्ड एग्जाम में। इसका जो अंक भार है वो 4 अंक, और वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते। जैसे कि पाठ के नाम से आपको पता चल रहा है, पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्ति। इस पाठ में हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था है उसका स्वरूप कैसे है। क्या भारत की अर्थव्यवस्था विकसित है, या भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। इन दोनों बातों का अध्ययन अपन इस पाठ में करेंगे। वो कौन कौन से लक्षण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमें ये बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित है, या वो कौन से लक्षण हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित नहीं होकर विकासशील है, यानी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आया है। तो इसके पीछे कारण क्या है, वो कौन कौन से आधार हैं जिनके द्वारा हम ये मान सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अविकसित से बदलकर कौन से स्वरूप में आ रही है, विकासशील में आ रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो नवीन प्रवृत्तियां अपनाई गई, जो आर्थिक सुधार अपनाए गए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन भारतीय अर्थव्यवस्था के जो अविकसित स्वरूप है, कहने का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में समझा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था है। तो वो किस आधार पर कहा जा सकता है, इसके पीछे कारण क्या है, इन्हीं बिंदुओं पर अपन इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ शब्द आता है अर्थव्यवस्था। इसकी बात करें, अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? किसी स्थान की हो सकती है, वो किसी राज्य की हो सकती है, या किसी देश की अर्थव्यवस्था हो सकती है। अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि किसी स्थान या देश में उत्पादन, व्यापार व उपभोग, उत्पादन, व्यापार व उपभोग से जुड़ा हुआ जो तंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कही जा सकती है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इन्हीं की अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाले जो बिंदु है उनके बारे में। अपने पास अपने सिलेबस के अनुसार जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाली, अविकसित स्वरूप को दर्शाने वाली पहली जो बात आती है वो आती है निम्न प्रति व्यक्ति आय। पहला प्रश्न, निम्न प्रति व्यक्ति आय। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है। तो जो कुल राष्ट्रीय आय होती है उसमें जनसंख्या का जब अपन भाग लेते हैं तो अपने पास क्या है, प्रति व्यक्ति आय। अब भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो अन्य देशों के मुकाबले बहुत ही कम है, जिसके कारण भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो अपनी आवश्यकताओं की इतनी मात्रा में संतुष्टि नहीं कर पाते हैं जितनी अन्य देशों में देखने को मिलती है। भारत के कुछ पड़ोसी देश उनकी यदि बात की जाए, जैसे चीन है तो उसमें प्रति व्यक्ति आय भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। श्रीलंका एक छोटा सा देश है, उसकी आय भारत के मुकाबले ज्यादा, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। अब प्रति व्यक्ति आय निम्न होने के कारण लोगों का जीवन स्तर वो भी अच्छा नहीं रहता, आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, और उसके कारण वो अन्य जो उत्पादन संबंधी गतिविधियां हैं उनको भी पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें ये देखने को मिलता है कि निम्न प्रति व्यक्ति आय होने के कारण इतनी मात्रा में उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है, और साथ ही लोगों का जो जीवन है उसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां चाहिए, जो उपभोग की वस्तुएं चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिसके कारण इससे हमें ये पता चल जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था है वो अभी अन्य देशों के मुकाबले अविकसित है। अब दूसरे पॉइंट की यदि अपन बात करें तो दूसरे पॉइंट पर आता है अपने पास जीवन की निम्न गुणवत्ता।
जीवन की निम्न गुणवत्ता। इसके अंतर्गत अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए जो बिंदु है उनकी बात की जाती है। अब अन्य देशों का एक साक्षरता का अपन स्तर देखें तो वो बहुत अच्छा है। विकसित देशों का साक्षरता का स्तर बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही स्वास्थ्य का स्तर देखा जाए, जीवन प्रत्याशा उसके स्तर को देखा जाए तो भारत का अन्य देशों के मुकाबले, वो जो विकसित देश है उनके मुकाबले अभी जीवन के जो आवश्यक परिस्थितियां चाहिए, स्वास्थ्य स्तर चाहिए, शिक्षा स्तर चाहिए, वो इतना अनुकूल नहीं बना। कहने का तात्पर्य, यदि हम साक्षरता की बात करें तो अभी भी भारत की लगभग 25% से अधिक जनसंख्या निरक्षर, यानी शिक्षा का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं भी इतनी ज्यादा अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि भारत विकसित स्थिति में आ सके। तो अभी इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा का स्तर उसमें भी वृद्धि हो, साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें भी हो। यदि एक में विस्तार होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति है वो उत्पादन अधिक कर पाएगा, वो अधिक मूल्यवान संसाधन में बदल जाएगा, जिसके कारण खुद की आय उसमें भी वृद्धि होगी, साथ ही राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। अब अपन बात करते हैं आगे वाले पॉइंट पर। आगे अपने पास जो पॉइंट आता है वो आता है गरीबी की समस्या। ये वो लक्षण है जो हमें ये बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप अभी कैसा है, अविकसित। गरीबी की समस्या, गरीबी की समस्या आज की बात नहीं, भारत में लंबे समय से गरीबी की स्थिति बनी हुई, अभी भी इसको कोई ज्यादा सुधार नहीं हो पाया। गरीबी के कारण व्यक्ति न तो ज्यादा उत्पादन कर पा रहा, नहीं उसकी आय बढ़ रही, और खुद की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं होने के कारण राष्ट्रीय आय में उसकी समस्या है, उसमें भी कमी आ रही है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप है उसको अभी भी अविकसित बना हुआ है। आगे जो पॉइंट आता है अपने पास, चौथा पॉइंट, उसकी अगर बात करें तो उसमें देखते हैं अपन गरीबी की समस्या के अलावा भारत की अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से अभी कौन से सेक्टर पर है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। आपको पता है कृषि और कौन से सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र। और भारत की जो जनसंख्या है उसका लगभग 50% भाग, यानी जो कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या का लगभग 50% भाग अभी भी रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अब कृषि क्षेत्र में उत्पादन तो हो रहा है, लोग रोजगार में लगे हैं, लेकिन जो आय का स्तर है वो बहुत ही कम है, यानी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आय का स्तर कुछ बना रहता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति आय है उसका स्तर कम निम्न बना हुआ, और अत्यधिक निर्भरता के कारण, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता के कारण ही ऐसा माना जा सकता है, कहा जा सकता है कि भारत अभी भी कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। यदि अपन विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में क्या है कि उनकी अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से द्वितीय और तृतीय जो क्षेत्र है, आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, पीडीएफ में पढ़ा होगा। द्वितीय क्षेत्र में तो औद्योगिक क्रियाएं आती हैं, उद्योगों पर निर्भरता या औद्योगिक उत्पादन होता है, और तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का सृजन होता है। लेकिन भारत में इन दोनों क्षेत्रों का अभी पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया। कहने का मतलब देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ा है, लगभग 85% योगदान दे रहे हैं, लेकिन रोजगार के मामले में इनमें अभी भी दोनों क्षेत्र मिलाकर लगभग 50% रोजगार दे रहे हैं, जबकि अकेला कृषि क्षेत्र है वो देश की कार्यशील जनसंख्या को 50% रोजगार दे रहा है। अब इसमें समस्या ये है कि रोजगार में लगे हुए लोग, लेकिन उनकी जो आमदनी है, आय है, उसका स्तर अभी भी निम्न है, क्योंकि इसमें इतना उत्पादन अभी नहीं हो पा रहा है। कृषि में ज्यादा उत्पादन नहीं होने के कारण जो जनता है उसकी आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं हो पा रही। अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट पर, जनांकीय कारक।
5 नंबर पर आता है अपने पास जनांकीय कारक। अब जनांकीय कारक का मतलब है जनसंख्या से संबंधित, ये ध्यान रखिए, जनसंख्या से संबंधित जो कारक है, जनसंख्या से संबंधित कारकों के अंतर्गत आपको पता है कि भारत की जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। अब आय बढ़ रही है तो उसके साथ साथ जनसंख्या भी बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आय का स्तर क्या है, प्रति व्यक्ति आय वो बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति आय अन्य देशों के मुकाबले क्या हो रही है, हमारी कम हो रही है। तो सबसे जनांकीय कारकों में सबसे ज्यादा पहला पॉइंट बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या, जन्म दर है उसका स्तर कुछ बना हुआ है। अब जन्म दर अधिक है अन्य देशों के मुकाबले, जिसके कारण क्या हो रहा है कि उत्पादन तो हो रहा है और वो उत्पादन उसका विभाजन हो रहा है, जिसके कारण पर्याप्त मात्रा में लोगों को सुख सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही। कहने का मतलब है कि जनांकीय के कारकों के अंतर्गत अनेक प्रकार की समस्याएं भारत में उत्पन्न है और सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का जो स्तर है वो देखा जाए तो बहुत ही तीव्र गति से भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों की आवश्यकता में पर्याप्त मात्रा में पूरी नहीं हो पा रही है और उसी के कारण राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, उसका स्तर भी निम्न बना हुआ है। तो जनांकीय कारक वो भारत की अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताता है। अब आगे जो अपने पास समस्या आती है वो आती है बेरोजगारी की समस्या। 5वीं समस्या अपने पास है बेरोजगारी की, सॉरी 6वीं समस्या जो है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या अधिक होने के कारण भारत में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों की कमी हो गई। रोजगार के अवसर हैं वो अभी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब बेरोजगारी कहते हैं किसे, तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो, कार्य करने के योग्य हो, लेकिन उसको प्रचलित मजदूरी दर पर जब कोई कार्य नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, बेरोजगारी। दोबारा सुन ले, बेरोजगारी का अर्थ क्या है कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो, कार्य करने के योग्य हो, लेकिन उसे प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार नहीं मिलता तो वह व्यक्ति तो बेरोजगार है और ऐसी जो स्थिति उत्पन्न होगी उस स्थिति को कहा जाएगा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी के कारण लोग हैं वो उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और रोजगार के अवसरों का अभाव होने के कारण जो अर्थव्यवस्था है उसमें राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय है, उसमें भी कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है, उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अपन लक्षण देख रहे हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, निम्न प्रति व्यक्ति आय, जीवन की निम्न गुणवत्ता, गरीबी की समस्या, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनांकीय कारक, बेरोजगारी की समस्या, ये जो अपन प्रमुख बिंदुओं पर हम बात कर रहे हैं वो सारे बिंदु भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से स्वरूप को दर्शा रहे हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को दर्शा रहे हैं। अब अगर आगे बात करें अपन कि और कौन से लक्षण हैं जो हमें ये बताते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था है वो अभी विकसित नहीं है बल्कि अविकसित है, तो आगे अपने पास जो लक्षण आता है वो आता है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। 7वें पॉइंट पर अपन बात करें तो वो है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। भारत अभी तकनीक के मामले में अन्य देशों के मुकाबले पीछे। यदि अपन जापान की बात करें तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था इस पर निर्भर है, तकनीक पर निर्भर है, लेकिन भारत में अभी तकनीक का अत्यधिक ज्यादा विकास नहीं होने के कारण नहीं तो उद्योगों का इतना ज्यादा विस्तार हुआ या उद्योगों में इतना ज्यादा उत्पादन हुआ और नहीं अन्य क्षेत्रों में पिछड़ी तकनीक होने के कारण पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, सेवाओं का सृजन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो आय है राष्ट्रीय आय है प्रति व्यक्ति आय उसका स्तर निम्न बना हुआ है। तो ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समस्या है जो हमें ये बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी कौन से स्वरूप में है, अविकसित स्वरूप।
साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि केवल अविकसित स्वरूप के बारे में चर्चा नहीं करेंगे अपन, इसके विकासशील स्वरूप के बारे में भी इस पाठ में बात करेंगे। क्यों? हमेशा अर्थव्यवस्था एक जैसी नहीं रहती, बदलाव होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, और उन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपन इन दोनों के बारे में, अविकसित और विकासशील, इन दोनों स्वरूपों की तुलना करेंगे कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित या भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील। तो अपन बात कर रहे थे उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। उत्पादन की तकनीक जो अपन काम में ले रहे हैं, मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि भारत में भी कुछ उद्योग धंधे ऐसे जिनमें परंपरागत तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, यानी इसमें नई तकनीक का भी क्या है, अभाव हो रहा है, और नई तकनीक के अभाव के कारण पर्याप्त मात्रा में नए उत्पादन हो रहा है, और नहीं उत्पादन की इतनी जो गुणवत्ता है उसमें सुधार हो रहा है, जिसके कारण भारत का जो विदेशी व्यापार है वो भी ज्यादा विकसित नहीं हो पा रहा है। और साथ ही कृषि क्षेत्र की यदि बात करें तो कृषि क्षेत्र में भी इतनी ज्यादा अभी तकनीकी विकास है वो नहीं हुआ है। तकनीकी विकास की जो सेवाएं हैं उनका इस्तेमाल अभी कृषि क्षेत्र में भी नहीं हो रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन नहीं बढ़ा है। अब बात करेंगे अपन अन्य विशेषताओं की। 8 नंबर पर अपने पास पॉइंट आता है अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषताओं में अपन उन कमियों की बात करेंगे जो हमें भारत की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है, जिसके कारण हमें ये लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी कौन से स्वरूप में है, अविकसित है। अब इसके अंतर्गत अन्य विशेषताओं में हमें मुख्य रूप से जैसे परिवहन है, विद्युत है, या कहने का मतलब है कि आधार संरचनाएं जो होती है इनकी बात करते हैं। आधार संरचनाएं क्या होती है? आधार संरचनाएं वो है व्यवस्थाएं कह सकते हैं जो उत्पादन की क्रिया में सहयोग करती है, उत्पादन को बढ़ावा देती है, साथ ही लोगों के जो जीवन है उस जीवन को सुखमय बनाने में अपना सहयोग देती है। जैसे परिवहन है, सड़क है, विद्युत है, ऐसी सुविधाएं, वो सुविधाएं किसके अंतर्गत आती हैं? आधार संरचनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसके अविकसित स्वरूप की यदि अपन बात करें तो हम देखते हैं कि अभी भारत में न तो परिवहन का इतना ज्यादा विकास हो, सड़कें वो भी अन्य देशों के मुकाबले इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाई। साथ ही विद्युत का उत्पादन की अगर बात करें तो विद्युत विकसित देशों के मुकाबले भारत में अभी विद्युत उत्पादन कम हो रहा है, और विद्युत उत्पादन कम होने के कारण निश्चित रूप से जो उद्योग धंधे हैं उनका भी पर्याप्त मात्रा में विकास विस्तार नहीं हो रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है। तो हमने जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप है उसके कुछ विशेषताएं जो हमें ये बताती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी विकसित देशों के अंतर्गत नहीं, अविकसित अर्थव्यवस्था है। इन्हीं लक्षणों की बात करते हुए हमने कुछ मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में चर्चा की है। आगे अपन जब बात करेंगे तो अपन बात करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को अविकसित न होकर कौन से स्वरूप में बदल रही है, विकासशील। तो वो कौन कौन से लक्षण हैं उनकी चर्चा भी अपन करेंगे। तो इसमें आज आपको इतना ही पता है। इसकी पीडीएफ है वो आपको वीडियो में मिल जाएगी, और इसकी जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी जाएगी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है वो आपके 4 अंक आते हैं, और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 में से आपको 1 प्रश्न को करना है। आगे अपन चर्चा करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था के कौन से लक्षण है जो हमें यह बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील। धन्यवाद।